हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। ये है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 3। तो अगर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपने नहीं देखा है तो मेरे वीडियो पे अपलोडेड है, आप जाके उसको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमको पता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए अपना कॉपी कैसे बनाता है। रेप्लिकेशन यानी कि कॉपी बनाना अपने जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है और कैसे कैसे क्या होता है, सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ। जब डीएनए अपना जैसा कॉपी बनाता है तो उसे ही बोलते हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। इट ऑकर, इसका क्वेश्चन आता है कि व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। तो आपको बताना है आंसर में, इट ऑकर ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। क्लास 11 का चैप्टर है सेल साइकिल, ठीक है। तो इट इज, आखिर डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी क्यों है? इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, सेल डिवीजन। डीएनए रेप्लिकेशन होगा तभी तो सेल डिवीजन होगा, तो बराबर डीएनए जाएगा, है कि नहीं। तो ये ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, रिपेयर के लिए जरूरी है और सेल डिवीजन के लिए भी जरूरी है। और डीएनए रेप्लिकेशन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरी क्या है ना, नीड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन क्यों है? तो डीएनए रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट ईच डॉटर सेल गेट सम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जब सेल डिवाइड होगा तो जो डॉटर सेल आता है, सेल डिवीजन चैप्टर में है, आप डिटेल में पढ़ के आए होंगे क्लास 11 में। तो जब डॉटर सेल बनता है तो उसको भी बराबर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि नहीं। जेनेटिक कंटिन्यूटी इन मेंटेन, और जो जेनेटिक कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहता है। विदाउट रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो इनहेरिटेंस नहीं होगी, है कि नहीं। अब आता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, ये बुक का लाइन है, देखो। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है कि ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल हैज वन पेरेंटल ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। जैसे कि अगर ये नया वाला डीएनए बना है कि नहीं, तो यहाँ पे ये वाला सपोज ओल्ड वाला है, तो ये क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड बनेगा रेप्लिकेशन के दौरान, ठीक है। दोनों नया नहीं बनते हैं, दोनों पुराना भी नहीं बनते हैं। एक पुराना जो टेम्पलेट वाला डीएनए होता है वहीं से रेप्लिकेट होता है, राइट। तो ओल्ड वाला, ये सपोज ओल्ड है कि नहीं, ये न्यू डीएनए बना, तो ये ओल्ड वाला में से एक आता है और स्ट्रैंड, और दूसरा वाला क्या होता है, न्यू वाला होता है। इसका मतलब होता है डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा आधा आना, ओके। नया का आधा और पुराने का आधा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो डीएनए रेप्लिकेशन को किसने प्रपोज किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसेल्सन एंड स्टॉल, ओके। इन दोनों का एक एक्सपेरिमेंट है, आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा, तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए एम क्या था इस एक्सपेरिमेंट का, टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशंस, ओके। तो डीएनए क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, तो वो बात प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो स्टेप्स देखते हैं। नंबर 1 में उन दोनों ने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रोन किया N15 में हैवी नाइट्रोजन, है ना। आइसोटोप्स पता है ना, N14 N15 केमिस्ट्री का टर्म है। तो हैवी नाइट्रोजन में उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया। फिर क्या किया, वहां पे जब हैवी नाइट्रोजन में किया तो क्या हुआ, डीएनए उस ई कोलाई का हैवी हो गया, राइट। उसके बाद उसका डीएनए क्या किया, वो बैक्टीरिया को शिफ्टेड टू N14 मीडियम वाले में, ओके। देन उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, डीएनए एक्सट्रैक्ट आफ्टर जनरेशन। तो उसके बाद उन लोगों ने N14 मीडियम के बाद उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद उसको सीजियम क्लोराइड में डाला, सीजियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट। तो वहां से ऑब्जर्वेशन क्या आया, देखो। फर्स्ट जनरेशन क्या क्या था, हाइब्रिड डीएनए था, हाइब्रिड डीएनए। और सेकेंड जनरेशन के क्या था, हाइब्रिड प्लस लाइट डीएनए, ओके। तो यहां से इनको क्या पता चला, जैसे कि देखो हैवी वाला ओल्ड था ना, तो एक वाला यहाँ पे आ गया, दूसरे वाला भी यहीं पे आ गया। तो ये जो हाइब्रिड प्लस लाइट डीएनए आया, तो क्योंकि ये बीच में रहा ना, ऊपर गया, अगर ऊपर होता तो सिर्फ नया वाला आता, अगर नीचे बैठ जाता फेथ में, अगर बॉटम में बैठ जाता तो क्या होता, सिर्फ ओल्ड वाला आता। लेकिन ये जो बनाया हुआ नया डीएनए था वो कहाँ आया, मीडियम के बीच में आया था, जिसकी वजह से ये पता चला कि हमारा कंक्लूजन था कि रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। आपको ये नाम याद रखनी है, आइसोटोप्स की नाम याद रखनी है, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं? तो डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स टेम्पलेट डीएनए, जो हमको जहां से बनाना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स, एनर्जी, एटीपी, ओके। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो स्टेप 1 में क्या होता है, इनिशिएशन। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए अनविंड एट ओरिजिन। डीएनए जो है हमारा ऐसा ऐसा है ना, पता है ना, ये एक दूसरे से अलग होने लगते, खुलने लगते हैं, ओके। रेप्लिकेशन फॉर्म
फॉर्क फॉर्म्ड, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्म होता है। नंबर 2 है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एट न्यूक्लियोटाइड लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स फॉर्म। इसका मतलब क्या है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स का मतलब क्या है, अब मैं आपको बताऊंगी। देखो, लीडिंग मतलब क्या होता है, लीडिंग स्ट्रैंड मतलब सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली इन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म। ओके, तो लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब होता है ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता है इन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्म, रेप्लिकेशन फॉर्म के डायरेक्शन में ही होता है। वेयर एज लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअसली मतलब छोटा छोटा ऐसे करके, और ये जो है ऊपर वाला लैगिंग, सॉरी लीडिंग, ये कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है, वेयर एज लैगिंग इज डिसकंटिन्यूअस। इन शॉर्ट ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है इसको क्या बोलेंगे हम, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, तो ये रीजन जो है डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस होता है, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम करता है, इसीलिए ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट 3 स्टेप था टर्मिनेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है और 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है, तो उस टर्म को बोलते हैं ओडी, ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट्स होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरिजिन होते हैं, सिर्फ एक ही ORI होता है, वेयर एज यूकैरियोट्स मल्टी ओरिजिन्स होते हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल्स ओरिजिन्स होते हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कितना ORI होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कि एंजाइम्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 एंजाइम्स है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। सबसे पहले आता है हेलिकेज। ये क्या करता है, हमारे डबल हेलिक्स डीएनए को अनविंड करने में मदद होता है और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ता है सबसे पहले, ठीक है। और नंबर 2 में आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या करता है, सिंथेसाइज न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स, वर्क्स ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम करता है और ये डीएनए स्ट्रैंड्स, न्यू वाला डीएनए स्ट्रैंड बनाता है एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री टू टेम्पलेट। ओके, न्यूक्लियोटाइड भी जोड़ता है टेम्पलेट में। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर, और प्राइमर प्रोवाइड फ्री 3OH ग्रुप, और ये 3OH ग्रुप जो है वो फ्री करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम जो काम आता है वो है लाइगेज। लाइगेज का क्या काम है, जो हमारे फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे डीएनए का बने थे ना नए वाले, डिसकंटिन्यूअस है ना लैगिंग में, तो उस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, लाइगेज ज्वाइन करता है और फॉर्म फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जब वो एक स्ट्रैंड ये है एक स्ट्रैंड ये है तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या फॉर्म करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।